हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार सिंह साइंस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कल संडे यानी 18 अप्रैल के दिन में एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है। और कल एनडीए के एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को पता है बच्चों कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो बहुत ही हलवे प्रश्न थे। इस प्रश्न को मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा है फिजिक्स, वो तो हेलो जिन जिन बच्चों ने कल एनडीए का एग्जाम दिया है मैसेज आए और उन बच्चों ने बताया कि सर आपने लगभग 101% प्रश्न आए। और ये प्रश्न तो बहुत ही इजी लेवल के थे। ये प्रश्न सारे के सारे हलवे थे। इन प्रश्न को देखते हम लोगों ने टिक मार दिया। यानी उन सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरे से फिजिक्स पढ़ी थी उन सभी के 25 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ 100% करेक्ट हैं। और यदि मैं बोलूं मेरे बच्चों के द्वारा बोली गई बातों पर कि इस वर्ष एनडीए के फिजिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल हलवे यानी बच्चों के लेवल का प्रश्न था। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने उन 25 प्रश्न को लेकर के आया हूँ जो मेरे स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक भेजा गया है। और उन प्रश्न की मैंने एक पीडीएफ बनाई है और उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न एनडीए ने इस साल पूछा। तो इस वर्ष एनडीए का एग्ज़ाम जो बहुत ही ईजी रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर ये बहुत ही आसान इस साल फिजिक्स का तो बिल्कुल ही इजी लेवल था। तो चलिए देखते हैं वो इजी लेवल क्या है और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो भी आप लोग इसको पढ़कर और देख सकते हो। इसके अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मैंने जिन क्वेश्चनों को टिक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है या बिल्कुल गलत है। तो हम उन 25 क्वेश्चन के फिजिक्स का एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज, यानी भूकंपीय तरंगें जिस स्थान से पैदा होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। हालांकि यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट ज्योग्राफी और फिजिक्स में लगभग तालमेल होता है, यानी लगभग चीज़ें कुछ समान ही होती है। तो चलिए ऑप्शन ए है आपके सामने एपी सेंटर, ऑप्शन बी है आपके सामने, ऑप्शन ए है एपी सेंटर, बी है फोकस, सी है फोटोस्फीयर और डी है सेस्मिक जोन। डी है सेस्मिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एपी सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एपी सेंटर। हालांकि आप लोग देख लेना बच्चों, अलग अलग सेट के अंदर इन क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। किसी में 51 हो सकता है, किसी में 59 हो सकता है, किसी में 62 हो सकता है। तो आप अपने अपने क्वेश्चन की सीट को देख करके इन क्वेश्चनों को मैच कर लेना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष से संबंधित निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। ऑप्शन ए लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों की मापने की इकाई है, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, क्या लाइट समय के इंटरवल को मापने की इकाई है लाइट ईयर? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या लाइट ईयर लाइट की इंटेंसिटी को मापने की कोई मेजरमेंट है? बिल्कुल रॉन्ग, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, यानी 1 इज ओनली। तो ए में दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, ये रॉन्ग होगा। बी में दिया हुआ है 2 एंड 3, ये भी रॉन्ग होगा। सी में दिया हुआ है 1 एंड 2 ओनली, ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओनली 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर आ चुका है। Which one of the following regarding density of water at atmospheric pressure is correct, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर पानी के घनत्व से रिलेटेड निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस इज 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम
कि मैक्सिमम कितने पर होती है, तो आप बताओगे सर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसमें उसकी डेंसिटी कितनी होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यदि मैं मानूं तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिजिकल फिनोमिना एंड द डिस्कवरी इज आर, यानी निम्न में से वो कौन सा पेयर है जो बिल्कुल करेक्ट है, वो देखते हैं। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की है, तो ये रॉन्ग है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है, तो आपको पता है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक की खोज की है, न्यूट्रॉन की नहीं की है, तो ये भी रॉन्ग है। मैडम मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी बोलते हैं इनको, इन्होंने रेडियम की खोज की है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका भी हमारा जो रहने वाला है वो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली 3। तो इसका ओनली 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये भी बिल्कुल हलवे वाला प्रश्न है और ये सभी लोगों को पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। एलईडी अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज, ये सभी लोगों को पता है एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इसकी फुल फॉर्म है एल फॉर लेड, डी फॉर डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, सॉरी लेड नहीं होगा, ये लाइट होगा, ये लेड नहीं होगा स्टूडेंट, ये लेड नहीं है, इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा लाइट एमिटिंग डायोड। क्या लिखना है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहने वाला है यहाँ पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 6। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज, ये कह रहा है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एक संपर्क बल है और चुंबकीय बल असंपर्क बल है। ये तो हम सब लोगों को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक संपर्क बल है, बट मैग्नेटिक फोर्स या यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या यदि हम बात करें किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज ऑल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य है, ये बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहने वाला है, ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है बहुत ईजी और हलवे वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, और आपको पता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो एलॉय हम किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल को जब एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक नया एलिमेंट प्राप्त करते हैं तो उसी को हम एलॉय यानी, तो सोल्डर का यूज किया जाता है सोल्डिंग करने के, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत ही निम्न होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है कॉपर एंड टिन, लेड एंड टिन, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लेड एंड टिन। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर 8, और ये तो बहुत ही हलवे वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा, बार बार रिपीटेड किया जाने वाला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यानी यदि हम बात करें पूरे यूनिवर्स का तो पूरे यूनिवर्स में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और वो टेम्परेचर आपको पता है 273 माइनस डिग्री सेल्सियस का होता है। या ये किसके बराबर होगा, तो आप इसको 0 केल्विन भी बोल सकते हो।
तो इसमें से वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जहां -273 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो अगला है सी ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है -273 डिग्री सेल्सियस, या इसकी जगह पर 0 केल्विन होता तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बिल्कुल हलवा ही है दोस्तों। जिस तरह से हलवे को खाना बड़ा आसान है, उस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देना भी बड़ा आसान है। अब क्या ये प्रश्न, न्यूमेरिकल 2 थर्मामीटर, 1 इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल, सेल रीड सेम एट। ये क्वेश्चन हर टीचर आपको कराता है यदि आपको वो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करा रहा है तो, कि वो कौन थर्मामीटर के अंदर यदि हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर टेम्परेचर और उसकी वैल्यू दोनों सेम होती है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल हलवे जैसा ही प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, -40 डिग्री। ये सभी को पता है, ये बार बार मैं हर प्रश्न जब भी मैं कराता हूँ टेम्परेचर स्केल की बात, तो इसे मैं बार बार कराता हूँ। ये दोनों प्रश्न जो ऊपर 8 और 9 में आए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जो बार बार मैं यदि आपको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो वहाँ इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। मिराज इज एन इल्यूजन ऑफ ए, मरीचिका एक किस प्रकार का भ्रम है और इस भ्रम के होने का क्या कारण है। तो आप सभी लोगों को पता है, पहले मिराज के होने का रीजन होता है TIR, बट TIR की फिनोमिना के घटने से पहले उसके अंदर कुछ रिफ्रैक्शन की फिनोमिना भी होती है। तो पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ ऑप्शन ए के अंदर दिया है डिस्पर्सन जो रॉन्ग है, बी में दिया है रिफ्लेक्शन, ये रॉन्ग है क्योंकि हालांकि ये रिफ्लेक्शन तो है बट ये एक इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सी ऑप्शन ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ध्यान रखना, यदि ऑप्शन डी हमारा नहीं होता तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन डी दिया हुआ है इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, रिफ्रैक्शन एंड TIR बोथ। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11। मैंने शुरुआत में जैसे आप लोगों को बताया कि इस बार NDA का एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए जो हैं बिल्कुल वो बच्चों के लेवल के प्रश्न हैं। यदि आप लोगों को हल्की सी फिजिक्स आती है तो मुझे नहीं लगता किसी ने 25 से 24 क्वेश्चन 101% आपके करेक्ट होंगे, तो 100% करेक्ट ही हैं क्योंकि सभी बच्चों का और कोड है। द इमेज वी सी इन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी होती है, के अंदर ये कोई इमेज बन रही है तो कभी भी रियल नहीं होती, वो हमेशा वर्चुअल ही होती है। तो दो ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कहता है वर्चुअल एंड नियर देन द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि इमेज तो वर्चुअल बनेगी बट क्या ऑब्जेक्ट से नज़दीक होगी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। और ऑप्शन सी हमारा सही है, वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है पार्श्व उल्टा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट जो दिखाता है उसे लेटरली इन्वर्जन ही बोलते हैं। तो याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस की गाड़ियों पर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है उसको हमारी आंखें नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ सकती, बट उसको यदि एक प्लेन मिरर के अंदर उसकी इमेज को देखा जाए तो पूरा एम्बुलेंस वर्ड हमें बड़ी आसानी से दिखाई दे जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। ये भी बहुत ही ईजी हलवे वाला क्वेश्चन, लेकिन इस प्रश्न पर कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था, बट जिन लोगों ने स्नेल्स लॉ को सही तरीके से समझा होगा उनका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस प्रश्न के अंदर। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम द रेयर डेंसर टू रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम एट जीरो इंसिडेंट एंगल। ये कह रहा है कि मान लो कि ये रेयर है और मान लो ये डेंसर है, और यदि मान लो कि कोई लाइट है ऐसे सीधी इंटर करती है 0 डिग्री के एंगल से। अब आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा क्या नॉर्मल है और इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री के एंगल से आ रही है। अब आपको पता है कि इस बार इंसिडेंट एंगल आई जो है वो कितना है, 0 डिग्री का है। तो आपने साइंस
आई अपॉन में साइन आर, ये तो पढ़ा ही होगा म्यू। अब आपको पता है साइन आई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यदि ये 0 अपॉन में साइन आर आ गया तो यहाँ पर साइन आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, यानी इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अब जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट बिल्कुल सीधी अंदर की ओर चली जाएगी। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्ट बैक, रॉन्ग, गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी चली जाएगी बिना डेविएट हुए। डेविएशन तब ही होगा जब वो 0 डिग्री के एंगल से ना आए, तभी डेविएशन होगा, अदरवाइज डेविएशन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर इज। ग्रीन और रेड कलर को कंबाइन करने से कौन से कलर की फॉर्मेशन होती है। तो मैं यहाँ एक ट्रेंगल बनाता हूँ, ट्रेंगल बना देता हूँ। उस ट्रेंगल को आप बड़ी आसानी से देखकर समझ सकते हो कि ये है हमारा आर, ये है हमारा बी और ये है हमारा जी। यहाँ हो जाएगा हमारा सी, यहाँ हो जाएगा हमारा एम और यहाँ हो जाएगा हमारा वाई। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से दो कलर को मिक्स करने पर ग्रीन को और रेड को। अब देखो ये है हमारा ग्रीन और ये हमारा रेड, इन दोनों के मिक्सिंग से कौन से कलर की फॉर्मेशन हो रही है वाई फॉर येलो। तो इसमें से वो ऑप्शन सही होगा जिसमें येलो दिया है। तो येलो वाला कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो येलो वाला जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। इसे भी मैंने बार बार चीख के क्लास में आप लोगों को बताया है कि ध्यान रखना, जब भी वो बोले कि प्रकाश के अंदर प्राइमरी कलर कौन से होते हैं तो लाइट के प्राइमरी कलर का आंसर होता है RBG, रेड ब्लू ग्रीन। लेकिन यदि वो लाइट ना बोले, वो बोले इंक कलर या बोले आर्टिफिशियल कलर में, तो उस समय हमारा आंसर होता है CMY, सियान मेजेंटा एंड येलो। बट यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो ये सही होगा क्योंकि प्रकाश के रंगों के बारे में पूछा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में से रेड ब्लू एंड ग्रीन। ऑप्शन ए में याद रखना येलो है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 15 भी हलवे का क्वेश्चन है। इसमें देखते ही फटाफट आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाना है। According to the new Cartesian sign convention, which one of the following is correct as respect formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, where symbol has there is usual meaning, where symbol has there where symbols has usual meaning। तो का मतलब फोकल लेंथ और v का मतलब आपको पता है इमेज डिस्टेंस, तो ये का यूजुअल मीनिंग है अपना इसका मतलब। तो उन्हें स्फेरिकल मिरर it is wrong, it applies both spherical mirror and lens, wrong, it is invalid, wrong। तो याद रखना दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, और इस मिरर फार्मूले का यूज केवल और केवल स्फेरिकल मिरर में यूज किया जाता है। प्लेन मिरर में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन हलवे वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने 101% सही किया होगा, बट कुछ इसके अंदर मिस्टेक कुछ बच्चे करते हैं। अब वो क्या मिस्टेक करेंगे, तो कन्फ्यूजन से जल्दबाजी में मिस्टेक करेंगे। देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज। प्रकाश की तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट मीडियम इन डिफरेंट लाइट ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। क्या प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलती है, बिल्कुल करेक्ट। लाइट ट्रेवल एट द ऑलमोस्ट 300 मिलियंस मीटर पर सेकेंड इन एयर। लगभग हम इसको करेक्ट मानेंगे क्योंकि जितनी हवा के अंदर लाइट की स्पीड मानी गई है उतनी ही निर्वात में मानी गई है।
हम अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में लिखते हैं तो ये 3 सेकंड में जाएगी। तो आपको पता है कि वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है। और डेंसर से रेयर में जब जाती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। बट ये लाइट की स्पीड क्या कह रहा है, घट जाती है। तो लाइट स्पीड अप एज इट लीव्स अ ग्लास, जैसे लाइट ग्लास को छोड़कर वो हवा में जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये सही। अब इसने पूछा विच ऑफ द नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अ ग्लास प्रिज्म इज स्प्लिट white light into different colors thin phenomena is called dispersion of light by the prism, which one of the following statement is correct। ये कह रहा है कि एक ग्लास की ये प्रिज्म है और इस ग्लास के प्रिज्म के अंदर से जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं तो पास होने के बाद जब ये बाहर की ओर निकलता है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, तो आपको पता है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इस बटने की फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ को या इनमें से कौन सा ऑप्शन इस डिस्पर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है, रेड लाइट। और आपको एक बात पता है कि ऊपर हमारा कौन सा रेड लाइट और सबसे लास्ट में कौन सा वॉयलेट लाइट होता है। तो ये कह रहा है रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, क्या रेड लाइट का डेविएशन अधिक होता है, ये रॉन्ग, रेड लाइट का डेविएशन बिल्कुल निम्न होता है। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट, क्या वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, बिल्कुल करेक्ट। बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट तो लाइट रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मीडियम का, सॉरी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा लगभग कुछ सही है, बट आगे देखते हैं इसके बाद। अगला है रेड लाइट विल डेविएट मोस्ट, और जहाँ भी रेड लाइट के डेविएशन की बात आ जाए तो बिल्कुल गलत होगा। तो इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है दोस्तों। तो 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जो बिल्कुल हलवे वाला न्यूमेरिकल है। जितना आसान हलवे को खाना है उतना आसान इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज। ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फिलामेंट में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही ये तो फ्लो हुआ होगा। तो आपको कैलकुलेट, तो 1 एम्पियर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको पहले 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। और 60 को 1 से 60 दम कितना हो जाएगा, 600। 600 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 ही आएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। तो 18 का ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, 600 कूलाम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 में कुछ वैल्यू से इंटरचेंज करके आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए निम्न में से वो कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि जो पावर होता है वो बच्चों सभी को पता है V इज इक्वल टू वी आई के पर वर्क करता है। और ओम्स लॉ में आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर में, तो हम चेंज कर सकते हैं P इज इक्वल टू वी की जगह पर यदि आपने आई आर रख दिया तो क्या हो जाएगा, आई एक और आई आ जाएगा तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। फिर अगले बार यदि हम P की जगह पर रखें तो P इज इक्वल टू यदि हम क्या रख दें R, सॉरी यदि हम यहाँ पर V है, V की जगह पे हम आई अपॉन में V की जगह पे आई अपॉन में हम R रख सकते हैं। या आपको पता है कि इसकी जगह पर P इज इक्वल टू वी आई की जगह पे क्या रख सकते हो, आई की जगह पे V अपॉन में R रख सकते हो। तो आई की जगह पे V अपॉन में R रखोगे तो ये V अपॉन में आ गया R। तो आप देखो V और V क्या हो जाएगा, ये V का हो जाएगा स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा R। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा हमारे हिसाब से। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 20। ये भी बिल्कुल इजीली और हलवे का क्वेश्चन है।
The sound created in a big hall persists because of the repeated reflection the phenomena is called। ये कह रहे हैं साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल के अंदर, जैसे सिनेमा घर। आप सिनेमा हॉल में जब मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर जो आवाज होती है इतनी ज़्यादा गूंजती है, तो उस आवाज़ के गूंजने के प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ आपने देखा होगा बिना खिड़कियों के कर्टन को लगा दिया जाता है, और वहाँ पर कभी भी स्टील या किसी मेटल की चेयर नहीं बनाई जाती है, हमेशा गद्देदार चेयर बनाई जाती है, और दीवारों पर थर्मोकोल या लकड़ी के फ्रेम लगा दिए जाते हैं। क्या? साउंड के इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए। तो इस फिनोमिना को हम यहाँ फिजिक्स में बोलेंगे रेवर्ब्रेशन यानी अनूर्णन। अनूर्णन, ठीक है। दिस इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 21। कहता है व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट इज चेंज द फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी वो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिस वैज्ञानिक ने ये फिनोमिना दिया था कि लाइट जब किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर होती है तो उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आता है। तो ये बात आप सभी लोगों को पता है। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं रमन इफेक्ट, जिनका नाम था CV रमन, चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन, और जिनके लिए इसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी मिला है। नोबेल प्राइज भी इनके लिए दिया गया है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और उस इफेक्ट का नाम था रमन इफेक्ट, रमन इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको बोलते हैं रमन इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक का मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं, बट इन इलास्टिक का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी में चेंज। तो ये है हमारे रमन इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी इज करेक्ट आंसर। अगले इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न अगेन हलवे वाला प्रश्न, जो 10वीं से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। इस प्रश्न को, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टारलाइट, क्या तारों की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाने के कारण? रॉन्ग। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टारलाइट फ्रॉम द ओशियन सरफेस, क्या समुद्र के सरफेस से प्रकाश का रिफ्लेक्ट हो जाने के कारण? इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का ऑप्शन बी, सॉरी 22 का ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी रहने वाला है करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न है हमारा 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, यानी निम्न में से वो कौन है जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं हो सकती? तो पहले हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी को मापने का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। दूसरा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट और निकाल सकते हो, इनवर्स सेकेंड और पर सेकेंड। तो डेसिबल याद रखना, ये लाउडनेस को मापने की इकाई है, फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई नहीं है। और लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो डेसिबल का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो हम कुछ ऑप्शन देखें, तो इस बोल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, और इस 24 का जवाब आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से दे सकते हैं यदि आपने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा हो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप लोगों को पता है एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू माइनस का KX, माइनस का KX। आपको पता है के क्या है यहाँ पर? तो के यहाँ पर एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो देखते हैं, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक तो सही है। फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इन सेम डायरेक्शन, क्या ये सेम डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, ये जो माइनस है माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
जाएगा। फोर्स एक्टिंग इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट अपोजिट डायरेक्शन। ये लगभग कुछ सही है। ये मीन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका ऑसिलेशन कहाँ, इसका एक्सीलेशन कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। तो ये भी हमारा रॉन्ग रोटेट करेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। बीट्स इज द फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर। देखो ये हार्मोनिक वेव कुछ इस तरीके से चल रही है ए, और दूसरी वेव जो है बी वो कुछ इस तरीके से चल रही है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तो जब ये ए प्लस बी हो जाएगी तो ये कुछ वेव इस तरीके से हो जाएगी, यानी ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों जब मिलेगी तब इसके अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए? लगभग इक्वल होती है बट इक्वल नहीं होती। फार अपार्ट रॉन्ग, मल्टीपल इज रॉन्ग, लगभग सेम होती है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नियरली सेम। यानी दो साउंड की वेव को इंटरफिरेंस करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी का लगभग एक दूसरे के नियर अबाउट बराबर होना चाहिए। उसी चीज़ को हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? बीट्स। तो अगला और लास्ट का प्रश्न स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ physics in 25 question asked in the 18 April 2021 NDA exam. Light waves are incident on a air glass boundary. Some of the light waves are reflected and some are refracted in the glass. Which one of the following property is the same for the incident wave and refracted? ये कह रहा है कि मान लो कि ये ऊपर है एयर और नीचे है ये हमारा ग्लास का स्लैब है। तो कह रहा है कि मान लो कि कोई लाइट इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो रही है, गिर रही है, लेकिन इसमें से कुछ लाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है, इधर रिफ्रैक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और कुछ लाइट क्या हो रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है। तो कहता है सम ग्लासेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन होगी? तो कह रहा है कि उनकी स्पीड प्रॉपर्टी सेम। वो कह रहा है कौन सी चीज़ सेम होगी? तो हमें पता है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाता है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और कलर के अलावा सभी चीज़ें चेंज हो जाती है, केवल फ्रीक्वेंसी और कलर के अंदर चेंज नहीं आता। तो स्पीड के अंदर चेंज आएगा तो ये रॉन्ग, डायरेक्शन में भी चेंज आएगा ये रॉन्ग, ब्राइटनेस में भी चेंज आएगा ये रॉन्ग। तो किस में चेंज नहीं आएगा? फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो 26 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज व्हेन द लाइट इज गोज टू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये था क्वेश्चन, ये थे 25 क्वेश्चन इस वर्ष 2021 के 18 अप्रैल के एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हलवे वाले प्रश्न। और यदि आप लोग इस प्रश्न को देखोगे तो आप लोग कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने बार बार पढ़े हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो मैं कहूँगा इधर जो क्वेश्चन आए फिजिक्स का लेवल, तो आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार देखें और एनालाइज करें कि आपने लगभग कितने प्रोजेक्ट किया है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।